हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई की क्रैश कोर्स सीरीज। तो एसएससी जेई की ये जो क्रैश कोर्स सीरीज है, आई होप इसमें प्रीवियस वीडियो जो है इसको आप लोगों ने देख लिया है। तो आज का सेशन जो है इसको करते हैं स्टार्ट, और आज के सेशन में हम रजिस्टर से जुड़ा हुआ क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो ये क्रैश कोर्स है, इसके अंदर आज का इस वीडियो में रेजिस्टेंस के कलर कोड्स के बारे में जानेंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, रेजिस्टेंस के टाइप्स जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एज मच एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखने की मैं कोशिश करूंगा, और मस्त तरीके से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपके एजे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो उसका एक छोटा सा ग्लिम्स जो है आपके लिए यहाँ पर दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई रेजिस्टेंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रजिस्टर जो होते हैं उसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होता है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट के फॉर्म में हम लोग कैसे बताते हैं। पीटीसी एनटीसी का कंसेप्ट जो है वो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब उसके आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ अगला एस्पेक्ट क्या होता है। रजिस्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ओम्स लॉ के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके पीटीसी एनटीसी यानी टेम्परेचर डिपेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, और इसी में से एक है कलर कोड एंड टाइप्स। तो आज के सेशन का मेजर टॉपिक यही है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है इतने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि मैंने लीनियर, नॉन लीनियर, है ना, ये सब अलग अलग वैरायटी के रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। अब थोड़ा सा डेप्थ में कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैं जल्दी जल्दी से पहले बता देता हूँ। तो रजिस्टर के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या देखा हुआ था। चलिए एक शॉर्ट सा रिव्यू, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं आज की क्लास के टॉपिक पर। तो रजिस्टर के बारे में जब हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक छोटा सा बाइफर्केशन बताया था। क्या क्या? देखिए, रजिस्टर्स के बारे में जब हम लोग देख रहे थे, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, तो इसके अंदर हम लोगों ने कुछ बाइफर्केशन देखा था। क्या बाइफर्केशन था वो? तो बाइफर्केशन में हम लोगों ने देखा था कि रजिस्टर जो हो गए वो अपने फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर्स थे, फिर कुछ वेरिएबल रजिस्टर्स थे। ठीक है, इसी में से हम लोगों ने देखा कि कुछ रजिस्टर लीनियर कैटेगरी में आए, कुछ नॉन लीनियर कैटेगरी में आए। ठीक, तो ऐसा हम लोगों ने वेरिएशंस के अंदर देखा था। तो इसी में बहुत सारे वेरिएशंस थे, जैसे कार्बन रजिस्टर हो गया, है ना, कार्बन फिल्म रजिस्टर हो गया, फिर मेटल फिल्म रजिस्टर, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, ऐसा वायर वाउंड रजिस्टर, ये सब खूब सारी वैरायटीज हम लोगों ने देखा हुआ था ऐसे फिक्स्ड वैल्यू में। वेरिएबल में गए तो रियोस्टैट के बारे में देखे, ट्रिमर रजिस्टर के बारे में जाने, पोटेंशियोमीटर जो है उसको पढ़े। फिर उसके बाद लीनियर नॉन लीनियर में हम लोगों ने इनको फिर से लीनियर कैटेगरी में भी क्लासीफाई किया, लेकिन नॉन लीनियर रजिस्टर पे जब मैं आपको लेकर के गया तो वहां पर मैंने आपको फिर थर्मिस्टर, वेरिस्टर, या जो एल हैं इनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये तो हो गया रजिस्टर की कुछ वैरायटीज। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक फॉर्म में अगर मैं रेजिस्टेंस की वैरायटी आपको बताने जाऊं, तो वैरायटी से पहले एक और इंपॉर्टेंट थिंग, रजिस्टर के सिंबल से क्वेश्चन आता है। रजिस्टर का सिंबल क्विकली देख लीजिए एक बार क्या क्या होता है। आईसी सिंबल के हिसाब से रजिस्टर को ऐसा दिखाया जाता है। ये नए या लेटेस्ट सिंबलिंग के हिसाब से ना, अब रजिस्टर का जो सर्किट में जो अपीयरेंस है वो ऐसा दिखाई देगा, ना कि इस तरीके से। ये आई ट्रिपल ई सिंबल है फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर का, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं सर्किट्स के अंदर। ठीक, लेकिन अभी आईसी के सिंबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो रजिस्टर को न्यू बुक्स जितनी भी बन रही है, जितने भी न्यू कंटेंट जो आ रहे हैं, उसमें इन सिंबल से रजिस्टर्स को दिखाया जाता है। ठीक है, आईसी सिंबल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आई ट्रिपल ई सिंबल ये है। देन इसके बाद वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर, देखिए इस तरीके का एरो बना हुआ है इसके अंदर। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैटिक अगर है तो ये ऐसा क्रॉस्ड एरो रहेगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा, बहुत सारे लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको पोटेंशियोमीटर टाइप रजिस्टर दिया है तो इस तरीके का देगा, इसमें वेरिएशन ऐसा दिखाएगा आपको। ठीक है, मतलब इसमें जो वेरिएशन है, मतलब जो एरो है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर ट्रेस करके बना होगा। जबकि रियोस्टैटिक रजिस्टर जो दिखाएगा वो आपको वर्टिकल या थोड़ा सा स्लाइटली इंक्लाइंड फॉर्म में दिखाएगा यहाँ पर। ठीक, एलडीआर जो है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, बाहर से इनकमिंग ऐसे दो एरोज जो है अंदर आती हुई दिखाई देंगी, जो लाइट के सोर्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस के कुछ बेसिक सिंबल्स हो गए। अब टाइप्स पे आते हैं। रजिस्टर का पहला टाइप कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर जो होते हैं वो सब बड़े कॉमन टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, और पुराने जितने सर्किट्स होते थे, बड़े जो पुराने एप्लीकेशंस होते थे, उसमें कार्बन रजिस्टर खूब कॉमनली दिखते थे। कार्बन रजिस्टर में जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी कंपोजिशन के हिसाब से ये बनता है,
और जैसा इसका कंपोजिशन रहता है उस हिसाब से, जैसे ऊपर बाहर से आप देख सकते हैं ऐसे कलर बैंड्स बने हुए हैं, इसका अंदर का सेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग कार्बन पार्टिकल्स और नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल के पाउडर से ये बना होता है। ठीक है, तो पाउडर्ड फॉर्म में चीज़ें रहती है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, ये रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम मात्रा का पावर डिसिपेशन हैंडल कर सकते हैं। पावर डिसिपेशन हैंडल करने में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो बहुत लोअर पावर डिसिपेशन एप्लीकेशंस के लिए दे आर गुड। साथ में क्योंकि इनका मटेरियल बहुत पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, तो इनके अंदर की जो टॉलरेंस वैल्यू होती है दैट इज हाई। टॉलरेंस परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा रहता है, मतलब 20-25% से भी ऊपर चला जाता है, या 25-25% तक का टॉलरेंस भी इनके अंदर अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के रजिस्टर्स का एक ड्रॉबैक होता है। देखिए यहाँ पे रॉड एंड मोल्डेड केस जो है वो इस तरफ से, ही देखिए मोल्डेड केस सेगमेंट है, बाहर से ऐसे कलर बैंड्स आपको दिखाई देते हैं ये सभी। अंदर का जो सेक्शन है इसके अंदर मिक्स्ड कंडक्टिंग कार्बन पार्टिकल्स है और नॉन कंडक्टिंग बाइंडर जो है, जिससे कि इस पूरे सेगमेंट को बाइंड करके रखा गया, और यहाँ से ऐसे वायर जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, इस तरीके का होता है। सेकंड जो है, नेक्स्ट टाइप का रजिस्टर आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, दैट इज द मेटल फिल्म रजिस्टर। मेटल फिल्म रजिस्टर जो होते हैं कार्बन रजिस्टर या कार्बन फिल्म रजिस्टर की तुलना में वर्किंग वाइज ज़्यादा बेटर माने जाते हैं, ज़्यादा बढ़िया जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, कैसे उसको समझते हैं। देखिए मेटल फिल्म रजिस्टर की खास बात ये होती है कि इनके अंदर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि इनकी एक्यूरेसी वाला जो फैक्टर होता है दैट इज हाई। एक्यूरेसी इज हाई, ज़्यादा एक्यूरेसी। मेटल जो है वो उसका फिल्म की थिकनेस कितनी रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हो, जिससे उसकी एक्यूरेसी हाई हो जाएगी, टॉलरेंस कम हो जाएगी। टॉलरेंस वैल्यू बिकम्स लो। टॉलरेंस परसेंटेज कम है, 4-5%, 5% के आसपास का भी टॉलरेंस हुआ तो बहुत, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है इनकी मैग्नीट्यूड्स में। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तीसरा चीज़, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज लो। तीसरा चीज़ क्या हो गया इसका, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मेटल फिल्म रजिस्टर की बात कर रहे हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर मेटल फिल्म रजिस्टर। तो मेटल फिल्म रजिस्टर्स की और एक खास बात, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इससे फायदा है कि नुकसान है, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो लो रहता है भाई। तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना एक फायदे की बात है, कि मतलब ये है कि वो टेम्परेचर के वेरिएशन को झेल सकता है। टेम्परेचर के वेरिएशन से उसकी मैग्नीट्यूड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और एग्जैक्टली यही चाहते भी हैं हम लोग जब कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं और उसमें कोई रजिस्टर लगाते हैं। तो आपको ये चाहिए ना कि आप उसको अलग अलग टाइप के एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर पर लेके जाओ और वो अपनी वैल्यू ना चेंज करे, सर्किट की पैरामीटर्स को ना चेंज करे। तो ये वो प्रोवाइड करता है मेटल फिल्म रजिस्टर्स। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी इज बेटर किसकी तुलना में, कार्बन रजिस्टर्स की तुलना में। अच्छा, दूसरा टॉलरेंस परसेंटेज इज लो। टॉलरेंस परसेंटेज का जो होता है वो बड़ा कम रहता है। ठीक है, हाई पावर डिसिपेशन का जो केस होता है, अच्छा इसमें नॉइज जो है वो भी कम रहता है। नॉइज का केस भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, एमसीक्यू में पूछा हुआ है नॉइज का क्वेश्चन। नॉइज नॉइज इज लेस। तो फिल्टर जब डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे नॉइज़ का एप्लीकेशन जो है, फिल्टर सर्किट्स, ब्रिज सर्किट जब बनाते हैं ना, खास तौर पे फिल्टर सर्किट्स, तो वहाँ पर नॉइज़ का जो फैक्टर है ये बहुत कंसिडरेबल रहता है। तो इसको देखा जाता है कि उसमें कितना ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो, तो नॉइज़ जो है वो इसके अंदर बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन रेजिस्टेंस, इसलिए भी इसको प्रीफर किया जाता है। ठीक, पावर डिसिपेशन जो है, हाई पावर डिसिपेशन का जो केस है उस पर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी स्टेबिलिटी हाई है, स्टेबिलिटी इज बेटर। तो अगर आपको कार्बन फिल्म रजिस्टर या कार्बन रजिस्टर या मेटल फिल्म रजिस्टर में से एक सेलेक्ट करना हो इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हो गए। चलो इसका थोड़ा सा सेक्शन देख लेते हैं कि और कैसा दिखाई देता है ये। चलिए देखते हैं। तो ये इसका कुछ सेक्शन का अंदर का सेक्शन आप देख रहे हैं। बाहर से प्रोटेक्टिव कोटिंग इसके ऊपर रहती है, जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है, और इसी के ऊपर कलर के बैंड जो है वो बना दिए जाते हैं। अंदर से अगर आप इसके अंदर देखें तो क्या होता है, तो हेलिकल कट जो रहता है, ये जो छोटे छोटे ऐसे हेलिकल कट्स आपको ये वाले दिखाई दे रहे हैं,
ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी संख्या में रखना है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी वैल्यू चाहिए हमको, कितने वैल्यू का आउटपुट जो है वो क्रिएट करना है, उस हिसाब से ऐसे हेलिकल कट हम लोग लगाएंगे। और बीच में क्या है, ये जो आपको जो ब्लैक कलर का ये सेक्शन दिखाई दे रहा है ऐसा, ये पाउडर्ड या जेल स्ट्रक्चर तो नहीं रहता है, नॉर्मली पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। ये सिरामिक कैरियर बोलते हैं इसको। इसके अंदर दोनों चीज़ों का मिक्सचर रहता है। किसका किसका मिक्सचर रहता है? वही कार्बन का और उसके साथ इंसुलेटिंग मटेरियल का कॉम्बिनेशन पाउडर, उससे इसको पैक कर दिया जाता है पूरी तरह से। तो अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हेलिकल स्ट्रक्चर कंडक्ट करने का काम करता है और उनके बीच में इंसुलेट करने के लिए ये सिरामिक कैरियर होता है। तो सिरामिक कैरियर की परसेंटेज कि कार्बन और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेशियो है वो डिसाइड करता है कि कितनी करंट इसके थ्रू पास हो पाएगी या ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस सप्लाई को। तो इसमें एक्यूरेसी बनाना बहुत आसान है। मतलब इसमें इस हेलिकल जो आपने जो हेलिकल सेक्शन जो लगा करके रखा है उसकी संख्या को कम या ज़्यादा कर दो या इसकी डिस्टेंस को बढ़ा दो तो अपने आप रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये पतले पतले मेटल के फिल्म्स रहते हैं, ये सब ये मेटल के फिल्म्स रहते हैं और इसकी संख्या डिपेंड करती है कि आपको कितना अच्छा कंडक्शन चाहिए या कितना अच्छा रेजिस्टेंस चाहिए। बाहर से प्रोटेक्टिव कोटिंग, एंड कैप जो है इसके साथ लीड्स लगे हुए हैं, यहाँ से जो वायर है वो बाहर जुड़ती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले रजिस्टर पर आते हैं। अगला रजिस्टर कौन सा है भाई? अगला रजिस्टर है हमारे पास मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर। मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर आपने पढ़ा। अब ये जो पढ़ रहे हैं दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, दिस इज अ मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर। अभी भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मेटल फिल्म रजिस्टर ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दिस वन। मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर की तुलना में मेटल फिल्म रजिस्टर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन कार्बन कोटेड रजिस्टर से ये ज़्यादा बेटर है। मेटल रजिस्टर कोई भी हो, कार्बन कोटेड रजिस्टर से तो अच्छा ही रहेगा वर्किंग वाइज, ठीक है। क्या क्या इसमें रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सिरामिक की एक सेगमेंट रहती है जिसके ऊपर मेटल की फिल्म को कोट कर दिया जाता है ऊपर से, ठीक है। तो मेटल की फिल्म को कोट करते हैं ऑन द सिरामिक सबस्ट्रेट। लिखवा देता हूँ मैं इसको। सो द ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर। ये टॉपिक मैंने इसलिए ऐड किया अलग से, आपको मैं टाइप्स फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। रिसेंट जब एग्जामिनेशन में भी मैंने देखा तो उसके अंदर भी इनसे छोटा छोटा सा एक आध क्वेश्चन इनके सब टॉपिक से आया हुआ है कि भाई लीस्ट नॉइज के लिए कौन सा रेजिस्टेंस प्रेफर होगा। अब ऐसे में बच्चा कंफ्यूज जाता है कि उसको क्लियर नहीं रहता है कि इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता है पढ़ने के समय। हम रजिस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कलर कोड पढ़ लिए, लेंथ वेंथ का वेरिएशन पढ़ लिए, उसका ओम्स लॉ के बेसिस पे पढ़ लिए और टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ लिए, इतना ही पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसे नॉइस का एस्पेक्ट, स्टेबिलिटी का एस्पेक्ट, एप्लीकेशन का एस्पेक्ट से भी पूछती है चीज़ें, जो भी कमीशन होती है, तो हमको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है एकदम, ठीक है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे थिन लेयर a thin layer of metal oxide is formed over the ceramic substrate. The ceramic substrate. तो जो हमारा सिरामिक सबस्ट्रेट है उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की पतली सी लेयर जो है वो हम लोग जो है बना देते हैं। तो मेटल फिल्म रजिस्टर या मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर उसको इसीलिए बोलते हैं। थिन लेयर है इसलिए फिल्म कहलाता है वो, ठीक है। फिल्म बोलने का मतलब है फिल्म सी, जो इंग्लिश का वर्ड है फिल्म सी, उसी से ये वर्ड फिल्म आता है। आप फिल्म मतलब मूवी अगर सोच रहे होंगे तो मैंने सोचा क्लियर कर दूं आपको कि अंग्रेजी का जो वर्ड है फिल्म सी उससे ये होता है। फिल्म सी मतलब एकदम कमज़ोर सा, पतला सा, हल्का फुल्का, नरम सा, नाजुक सा, ऐसी जो चीज़ों के लिए हम लोग ये वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि एकदम कमज़ोर सा अपीयरेंस है तो दैट इज़ फिल्म सी। एकदम थिन सी कोई चीज़ होती है तो दैट इज़ फिल्म सी, ठीक है। ये वर्ड होता है तो इसीलिए हर बार इसको पूरा ना लिख के इसको फिल्म बोल दिया जाता है। तो हम लोग सोचते हैं वो वीडियो वाला फिल्म, वो वाला फिल्म नहीं है ये। मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर मतलब फिल्म वर्ड ही इसीलिए इस्तेमाल होता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और मूवीज़ के लिए भी जो फिल्म इस्तेमाल होता था वो उसके अंदर का जो 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 फिल्म सी सा जो रिकॉर्डर रहता था, मतलब उसके रिकॉर्डर टेप के अंदर का जो मैग्नेटिक जो सेक्शन रहता था जिसपे फिल्में रिकॉर्ड होती थी, उसके लिए वो वर्ड यूज़ होता था, ठीक है। तो वो फिल्म सी वर्ड जो है वो बड़ा टेक्निकल वर्ड है लेकिन मस्त सा अच्छा सा वर्ड है। इंग्लिश अगर किसी एग्जामिनेशन में अगर एज अ सब्जेक्ट आता है होगा
तो मैं ज़रूर से आप लोग के लिए डील करूंगा इस चीज़ में, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर चलिए, फिलहाल अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ओवर द सिरामिक सबस्ट्रेट। ठीक है, इसके साथ जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि दे प्रोड्यूस मोर नॉइज। तो इसको एज एडवांटेज तो नहीं लिख सकते, डिसएडवांटेज है। मोर नॉइज, मोर नॉइज एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू द मेटल फिल्म रजिस्टर, एज कंपेयर टू द मेटल फिल्म रजिस्टर। मेटल फिल्म रजिस्टर की तुलना में तो भाई ज़्यादा ही नॉइज करता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या ड्रॉबैक है, अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल रहता है। इसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहता है वो लो रहता है, लेकिन मेटल फिल्म से जितना लो नहीं रहता है, कार्बन की तुलना में लो रहता है। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट एज कंपेयर टू द कार्बन रजिस्टर, एज कंपेयर टू द कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर की तुलना में तो कम रहता है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, लेकिन मेटल फिल्म रजिस्टर की तुलना में ज़्यादा ही होता है, फिर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। ठीक है, स्टेबिलिटी इसके अंदर भी रहती है, टॉलरेंस इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, टॉलरेंस इज मोर देन द मेटल फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर। मेटल फिल्म रजिस्टर की तुलना में इसकी टॉलरेंस भी ज़्यादा ही रहती है। तो देखिए, नॉर्मली मतलब ये हो गया कि मेटल फिल्म रजिस्टर से ही अच्छा नहीं होता किसी भी मामले में। एक चीज़ जो है जिसमें ये मेटल फिल्म रजिस्टर की तुलना में बढ़िया रहता है, किस मामले में बढ़िया रहता है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। इट इज़ एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ऑन हायर टेम्परेचर एप्लीकेशंस। ये इनकी खास बात होती है, जो इसको मेटल फिल्म रजिस्टर से बेहतर बनाती है या कार्बन फिल्म रजिस्टर से बेहतर बनाती है। मतलब इसको ऐसी जगह पे आप लगा सकते हो, ऐसे प्लेसेस पर आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर टेम्परेचर की लेवल हाई हो जाती है। ज़्यादा टेम्परेचर पर जहाँ पे रजिस्टर को ऑपरेट करना है, वहाँ ऐसे रजिस्टर्स को प्रीफर करते हैं। हाई एंड्योरेंस, हाई टेम्परेचर, ऐसे एप्लीकेशन में, ऐसे जहाँ पर ऐसे नीड्स है, वहाँ पर ये रजिस्टर फिट बैठते हैं। बाकी इनमें ये सब एडवांटेजेस कार्बन की तुलना में बेटर है, मेटल फिल्म की तुलना में कम है। ठीक है, चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। कनेक्टिंग लीड दोनों तरफ यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, ये दोनों सेगमेंट पे कनेक्टिंग लीड लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर बाहर के सेगमेंट पर ऐसे एंड कैप लगी हुई है। ठीक है, यही इसको कनेक्टिंग लीड से जोड़ती है। बीच में वही हमारा मेटल ऑक्साइड का फिल्म है, वैसे ही हेलिकल स्ट्रक्चर पर मेटल ऑक्साइड की वाइंडिंग जैसे हम लोग करते हैं, वैसे हेलिक्स जैसा फॉर्म करके रखा हुआ है। ठीक है, और बीच में सिरामिक का सबस्ट्रेट। तो मेटल ऑक्साइड, बस ये है कि ये मेटालिक फुल्ली मेटल ना होके मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से यहाँ कंडक्शन जो है इसका थोड़ा सा कम हो जाता है। एक्यूरेसी का पार्ट जो है वो कार्बन रजिस्टर्स की तुलना में तो बेटर रहता है, बट वैसे देखा जाए तो एक्यूरेसी कम रहती है एज कम्पेयर टू द मेटल फिल्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले रजिस्टर पर आते हैं। अगला जो रजिस्टर है हमारा, दैट इज अ वायर वाउंड रजिस्टर। वायर वाउंड रजिस्टर के बारे में देखते हैं कि ये क्या रजिस्टर्स होते हैं, किस तरीके के होते हैं। ये देखिए, वायर वाउंड रजिस्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर वायर की ऐसी वाइंडिंग टाइप की कुछ होगी और ऊपर से कुछ कोटिंग किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, सिलिकॉन की ऐसे कोटिंग बनी हुई है। रजिस्टर एलिमेंट जो है, रेजिस्टेंस एलिमेंट, ये इससे इसको प्रॉपरली हम लोग कोट करके रखते हैं। स्टेनलेस स्टील का एंड कैप रहता है, आखिरी में इसको जोड़ने के लिए जो यहाँ पर कैप लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक, सेंटर में सिरामिक का कोर है और सोल्डर कोटेड टर्मिनल है बाहर। और यहाँ पर रेजिस्टेंस एलिमेंट जो है ये ऐसे एज अ वायर जो है ये प्रॉपरली वाउंडेड है। इस पे भी कार्बन का इफेक्ट जो है वो अवेलेबल रहता है। ठीक, तो मेटालिक रेजिस्टिव वायर का वाइंडिंग जो है हम लोग करके रखते हैं इसके अंदर। लिखवा देता हूँ इस चीज़ को। सो आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज द वायर वाउंड रेजिस्टेंस, वायर वाउंड रेजिस्टेंस।
वायर वाउंड से क्वेश्चन भी आया हुआ है पास्ट में एग्जामिनेशन में। मेटल फिल्म या कार्बन से तो फिर भी कम आया है एज कम्पेयर टू द वायर वाउंड रेजिस्टर, पूछता है इससे कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एक वायर को एक हेलिकल फॉर्म में पूरा वाइंड करके रखते हैं। अ मेटालिक वायर ऑफ पर्टिकुलर thickness thickness is wound over the resistive substrate। रेजिस्टिव या तो सबस्ट्रेट हो सकता है, सबस्ट्रेट नॉर्मली कम यूज होता है, तो उस कंडीशन पर हम लोग रेजिस्टिव मेटल का यूज कर लेते हैं, मटेरियल का यूज कर लेते हैं, नॉट मेटल, रेजिस्टिव मटेरियल का यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब ये जो वायर वाउंड रजिस्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें जो वायर हम लोगों ने रैप किया है, इस वायर की रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी कि थिकनेस कितनी ज़्यादा है या कम है। तो थिकनेस हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे वायर की, जैसी हमको नीड रहेगी। ठीक है। इन रजिस्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पता है? इनकी एक्यूरेसी बहुत ऊपर रहती है, इवन मेटल फिल्म रजिस्टर से भी बढ़िया रहती है। दे प्रोवाइड हायर एक्यूरेसी। ये जो मैं हाईलाइट करा के अलग कलर से आपको लिखवा रहा हूँ, यही वो पॉइंट्स है जिससे सवाल बनते हैं। ठीक है। इनके अंदर की एक्यूरेसी जो होती है वो हायर रहती है। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत अच्छा बड़ा एप्लीकेशन है तो वहाँ पे सिल्वर का भी कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, बट वो कॉमनली नहीं यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिल्वर का भी कुछ एप्लीकेशंस में सिल्वर जो है वो भी यूज़ होता है। जैसे मेटालिक अलॉय, मतलब अलॉय फॉर्म में, ऑब्वियसली प्योर सिल्वर मत यूज़ करवा दीजिएगा। अलॉय फॉर्म में कॉपर या सिल्वर जो है उसका भी इस्तेमाल होता है। लिख देता हूँ मैं इसके अंदर, अलॉय ऑफ कॉपर और सिल्वर is used in some applications, ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस में ये चीज़ होती है। और इसके अलावा क्या होता है? तो भाई इस टाइप का अलॉय यूज़ होता है, एक्यूरेसी बहुत हाई है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है इसका भी लो रहता है, स्टेबिलिटी जो होती है इसकी भी हाई रहती है, टॉलरेंस की वैल्यू इसके अंदर भी लो रहती है। तो ये सारा चीज़ सेम है। ये हायर स्टेबिलिटी है, हायर स्टेबिलिटी। ठीक है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अल्फा की वैल्यू भी इसके लिए लो रहती है। स्टेबिलिटी हायर रहती है, नॉइज कम रहता है इसके अंदर, नॉइज इज लेस, कम नॉइज रहता है। बट क्या इसको हम लोग हायर टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, नॉट सुटेबल फॉर हायर टेम्परेचर एप्लीकेशन। इसमें आप लिख लीजिएगा सूटेबल नॉट सुटेबल फॉर हायर टेम्परेचर एप्लीकेशंस। अच्छा, तो फिर कहाँ पर ये सूटेबल रहता है? चलिए वो भी लिखवा देता हूँ आपको। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं दे आर नॉट सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, ये बात को हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ कि जैसे मैंने आपको बताया कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा रहती है, कहीं लिख लिए हम लोग ऊपर हायर एक्यूरेसी, है ना, मैंने लिखा है आपको कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसका मतलब ये प्रिसीजन वर्क के लिए बहुत अच्छे सूटेबल हैं, गुड फॉर प्रिसीजन वर्क। ठीक है, सूटेबल फॉर प्रिसीजन वर्क, प्रिसीजन वर्क्स के लिए ये सूटेबल हैं बिल्कुल। लेकिन अच्छा, इनको हाई पावर एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो आप। दे आर ऑल्सो सूटेबल फॉर हाई पावर, ऑल्सो सूटेबल फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। ठीक। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, क्या? कि ये भले हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकते हैं बट ये कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज होंगे। तो इसको भी रेड कलर से मैं लिख देता हूँ कि दे आर नॉट सूटेबल, दे आर नॉट सूटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस।
एप्लीकेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है हमको। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में कभी भी वायर बाउंड रजिस्टर को प्रीफर नहीं करते हैं। हाँ, हाई पावर एप्लीकेशन है, बिल्कुल प्रीफर्ड है। हाई एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल प्रीफर कर सकते हो आप इसको। ठीक, चलिए भाई। ट्रांसड्यूसर्स वगैरह में, टेलीविजन्स के अंदर यूज होता है, ट्रांसड्यूसर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बेसिक एप्लीकेशंस के लिए ये यूजेबल है। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर लेकर के आते हैं आपको। अगले वैरायटी का रजिस्टर, नेक्स्ट नेक्स्ट रजिस्टर जो आ रहा है, इससे क्वेश्चन अभी तक ठीक है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया सरफेस माउंटेड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला रजिस्टर जो आ गया हमारे पास, दैट इज द सरफेस माउंटेड रजिस्टर। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, चांसेस है कि आने वाले दिनों में कुछ नया पैटर्न जब फॉलो होना शुरू हो जाए, क्वेश्चन दिख सकता है आपको इससे। ठीक है, एसएमडी रजिस्टर्स इनको बोलते हैं। ये लुक में ऐसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल थिन से होते हैं और सर्किट के ऊपर माउंट करने के लायक इनको बनाया जाता है। ठीक है, दे आर द एसएमडी रजिस्टर्स। SMD, शॉर्ट में इनको SMD बोला जाता है, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस। और उस कैटेगरी में ये सरफेस माउंटेड रजिस्टर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हाई रिलायबिलिटी का मेटल फिल्म पतला सा लगा होता है, दोनों तरफ एंड पर कैप लगे होते हैं। ये जो कैप्स होते हैं ये किसके होते हैं? एल्यूमिना सबस्ट्रेट। यहाँ पे देखिए इधर इधर एंड एंड पर, बाहर बाहर पर एल्यूमिना के सबस्ट्रेट जो है वो लगे हुए हैं। ये जो दोनों कैप्स होते हैं ये मेटालिक कैप्स होते हैं, इसी को सोल्डर करके बैठाया जाता है किसी सर्किट बोर्ड पर। तो यही सोल्डर होते हैं और यही कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास जो लीड वायर होता है ना, नॉर्मली दो टर्मिनल्स निकलते हैं किसी रजिस्टर से, ये उसी का काम करते हैं दोनों। अंदर क्या रहता है हमारे पास? ऊपर से प्रोटेक्टिव कोटिंग, जैसे रजिस्टर में नॉर्मली लगाते हैं हम लोग। हाई रिलायबिलिटी का मेटल फिल्म इसके अंदर लगा होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड का इनर पोर्शन, इलेक्ट्रोड का मिड का पोर्शन ये वाला, और इलेक्ट्रोड का आउटर पोर्शन ये बाहर का, जो जो सोल्डर होता है। बेसिकली ये आउटर पोर्शन जो होता है ना, यही सोल्डर किया जाता है। बाकी अंदर जो होता है, अंदर का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कि जैसे आपका एल्यूमिना का सबस्ट्रेट है, अंदर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऊपर लगी हुई है, अंदर रजिस्टर का जो सेगमेंट है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका कोई ऑर्डिनरी रजिस्टर है। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये बहुत छोटे साइज में इसको बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको सरफेस माउंटेड रजिस्टर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इनकी वर्किंग जो होती है बहुत ही बढ़िया रहती है। मतलब कैसे? इनकी रजिस्टिविटी जो रहती है वो डिपेंड करती है फिल्म के थिकनेस के ऊपर। इनकी रजिस्टिविटी रो की वैल्यू जो रहती है वो डिपेंड करती है ऑन द थिकनेस ऑफ द फिल्म, कि वो जो फिल्म इसके ऊपर लगा हुआ है वो कितनी थिकनेस का फिल्म जो है इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रहती है। लो टॉलरेंस वैल्यू यहाँ पर भी रहती है। टेम्परेचर के लिए जो होता है इसका कोफिशिएंट लो रहता है, लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है इसमें। एक्यूरेसी इसकी हाई रहती है और टॉलरेंस की वैल्यू जो होती है वो कम रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अगला जो रजिस्टर है वो कौन सा रजिस्टर है भाई? नेक्स्ट रजिस्टर इज द ट्रिमर रजिस्टर। ट्रिमर रजिस्टर के बारे में आप देख सकते हैं। इसके अंदर की वर्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ। पुराने फोटोज में मैंने आपको नॉर्मल ऊपर से दिखाया था कि दिखता कैसे है। ट्रिमर रजिस्टर भी एक टाइप का वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, लीनियर की कैटेगरी में आता है ये भी। और वेरिएबल रजिस्टर होने की वजह से इसके अंदर एक छोटा सा मैकेनिज्म दिया जाता है जिसकी वजह से आप इसको वेरी कर सकते हो। तो ऊपर से एडजस्टेबल नॉब सेक्शन रहता है, या नॉर्मली नॉब ना देके यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर लगाने का छोटा सा पिन सेक्शन जो है वो दिया जाता है। इसमें स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करके इसको आप घुमाते हो तो यहाँ पे एक गियर अरेंजमेंट दिया रहता है। ये गियर अरेंजमेंट जब घूमता है तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए केपेबल रहता है। तो रियोस्टेट जैसा अरेंजमेंट है बट स्लाइटली डिफरेंट है इसका मैकेनिज्म। इसको थोड़े छोटे साइज में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और इसीलिए ये भी सर्किट के ऊपर माउंट किए जा सकते हैं। लिखा हुआ ट्रिमर इज अ डिवाइस टू एडजस्ट द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस नीड नॉट टू बी कंपल्सरीली वेरिएबल। ठीक, ट्रिमर में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पर एक फिक्स एप्लीकेशन के लिए एक फिक्स वैल्यू ऑफ रजिस्टर तक लाके इसको छोड़ दिया जाता है। तो इसकी रेजिस्टेंस को एक पर्टिकुलर वैल्यू तक एडजस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। बार बार हर एक एप्लीकेशन में मल्टीपल टाइम वेरिएशन नहीं करने के लिए होता है ये। ठीक है, तो इसको एक एप्लीकेशन के लिए एक बार इसको आपने टर्न कर दिया, उस एप्लीकेशन के लिए एक फिक्स वैल्यू के रेजिस्टेंस पे लाके छोड़ दीजिए आप इसको, और ये अपना वर्क करता रहेगा एज इट इज़। फिर एप्लीकेशन अगर चेंज हो रहा है आप इसकी वैल्यू, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पता है? जैसे मोशन सेंसिंग डिवाइसेस होती है, आप मॉल वगैरह में गए होंगे या किसी ऐसे एप्लीकेशंस वाली जगह पर जहाँ पे डोर देखे होंगे ऑटोमेटिकली खुलता है या बंद होता है। तो वो डोर के ऊपर एक सेंसर लगा होता है। वो सेंसर क्या डिटेक्ट करता है कि सामने से कोई पर्सन आ रहा है, तो कितनी दूरी से वो डिटेक्ट कर लेगा, उस हिसाब से आपके उतने करीब पहुंचते तक वो डोर खुलता है। कभी कभी अगर वो सेंसर ठीक से एक्चुएटेड नहीं है
तो कोई पर्सन एकदम डोर के सामने आके जब खड़ा हो जाएगा तब वो खुलेगा। और कभी वो एकदम प्रॉपरली एक्चुएटेड है तो आप 3 फीट 4 फीट दूर भी रहेंगे उस दरवाजे से तो भी वो ऑटोमेटिक डोर खुल जाएगा। और अगर वो सेंसर फिर से आउट ऑफ एक्चुएशन है तो अब क्या हो जाएगा कि आप 10 फीट दूर हैं या रोड से कोई गाड़ी गुजर रही है उसको भी देख के दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उसको एक्चुएट करने के लिए, उसकी कैलिब्रेशन करने के लिए एडजस्ट करनी पड़ती है आपको ये सब रजिस्टर्स की वैल्यू। वहाँ पर यूज़ होता है ये ट्रिमर रजिस्टर, है ना। इस टाइप के एप्लीकेशंस पे ट्रिमर रजिस्टर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, ये तो थे कुछ हमारे रजिस्टर्स के बारे में बातचीत। अब हम लोग चलते हैं रजिस्टेंस की कलर कोडिंग पे। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है तो क्विकली आपको बताऊंगा मैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। एकदम जल्दी जल्दी मस्त से आप समझ जाओगे, स्कूल लेवल से आप पढ़ते आ रहे हो तो ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन की बात है नहीं। कलर कोडिंग, क्योंकि आज भी इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी पीजीसीएल के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है इनके ऊपर, तो फिर मतलब बनता है कि इसको अभी भी हम पढ़ें। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स की कलर कोडिंग क्यों की जाती है इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि भाई आप अलग अलग देश में न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, उनके मतलब जो लैंग्वेजेस हैं उसके डिफरेंस की वजह से अब मटेरियल्स तो आपने अगर एक सर्किट बनाया, एक मोबाइल फ़ोन बनाया, उसके अंदर रजिस्टर लगा हुआ है तो वो तो दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है, कहीं पर भी परचेज या सेल हो सकता है उसका। तो वहाँ जब कोई पर्सन उसका रिपेयर करेगा तो वो कैसे समझेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो इसलिए कलर कोड यूज़ किया गया कि भाषा चाहे कोई भी हो, कलर का पहचान तो एक जैसा ही होगा। और अगर ऐसा है तो रजिस्टर्स की कलर कोडिंग जो होती है वो एक बहुत बढ़िया तरीका होती है उनकी वैल्यूज़ को शो करने के लिए, ठीक। तो रेजिस्टेंस कलर कोडिंग जो है वो कैसे किया जाता है, इसका शॉर्ट कोड जो है, कोड में कोई चेंजेस मत करिएगा, जो कोड आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो दिमाग में बैठा हुआ है उसे ही याद रहने दीजिए। तो हम लोग जो लिखते हैं ना कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अब ग्रेट ब्रिटेन को बस थोड़ा चेंज कर दो यार, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट भारत, बी रॉय तो भारत में ही होंगे ना, रॉय का इंग्लैंड में क्या काम। चलिए ठीक है, तो बी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज़ अ वेरी गुड, हैज़ अ वेरी गुड वॉच, है ना, हैज़ अ वेरी गुड वॉच, ठीक। एक अच्छी घड़ी है उनके पास, हैज़ अ वेरी गुड वॉच ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, हैज़ वेरी गुड वॉचेस बोल लो, अंग्रेजी ज़्यादा सही हो जाएगी इसमें, ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। वाई वाइफ के बारे में क्या बात करना, है ना, वॉच के बारे में बात करो, मज़ा आएगा, गोल्ड और सिल्वर भी मैच हो जाएगा उसमें। चलिए, तो बी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज़ वेरी गुड वॉचेस या वॉच का कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, भाई सोने की और चांदी की घड़ियाँ उनके पास है। चलो, ये सुनने में अब थोड़ा सभ्य टाइप का लग रहा है। तो अब इससे हम लोग कलर कोडिंग जरा बनाते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग में आप ये जितनी भी सबसे पहला जो डिजिट होता है, जो डिजिट्स की हम लोग बात करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, कलर कोडिंग में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताता हूँ मैं। कलर कोडिंग 0 से स्टार्ट करिएगा, 9 पे एंड हो जानी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर एंड हो जाएगा। वैसे ही जब आप मल्टीप्लायर लेंगे, मल्टीप्लायर, तो ये भी इंटू 10⁻⁴ 0 से शुरू होगा और इंटू 10⁻⁹ पर एंड होगा। नेक्स्ट पर आप देखेंगे टॉलरेंस, टॉलरेंस की वैल्यू आप देखेंगे जिसकी शुरुआत ही होती है गोल्ड सिल्वर नो कलर पे। वैसे बीच बीच में भी दूसरे दूसरे वैल्यू का भी टॉलरेंस आप बताओगे, जैसे ब्राउन का टॉलरेंस आप बताओगे कि 1 होता है, इस तरीके से बाकी डेटा का भी मैं आपको टॉलरेंस दिखा दूंगा, बट फिलहाल टॉलरेंस वैल्यू के लिए हम लोग गोल्ड सिल्वर और लास्ट में नो कलर इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 5%, 10%, 20%, टॉलरेंस आपको ऐसे प्लस माइनस के फॉर्म में बताता है कि जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहे हैं उसमें कितने का चेंजेस आ सकता है, कितने का वेरिएशन पॉसिबल है, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बीच की वैल्यू का टॉलरेंस भी आपको मैं बता दूं। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये रहा आपके पास कोड, ये डिजिट्स हैं, मल्टीप्लायर्स, टॉलरेंस। टॉलरेंस में आप देखेंगे ब्राउन और रेड का भी टॉलरेंस 1 और 2 दिया हुआ है, फिर वैसे ग्रीन ब्लू वायलेट का टॉलरेंस है 0.5, 0.25 और 1, 0.1 सॉरी, और गोल्ड सिल्वर नन का है 5, 10 और 20%, सबसे ज़्यादा 20% का टॉलरेंस जो होता है वो अवेलेबल रहता है, ठीक। और फिर इससे ज़्यादा हो सकता है तो उसके लिए कोई अलग से कलर कोड जो है वो नहीं प्रोवाइडेड है। तो ये कलर कोड आपको यूज़ करना है, अगर कोई भी रजिस्टर हुआ, रजिस्टर में दोनों टाइप के बैंड्स हो सकते हैं जिसका कलर कोड आपको बताना हो। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 1 2 3 3 बैंड का रजिस्टर है, तो सबसे पहला वाला क्या बताएगा, डिजिट बताएगा, ठीक। दूसरा वाला क्या बताएगा, सेकंड वाला आपको मल्टीप्लायर बताएगा,
तीसरा क्या बताएगा, टॉलरेंस। ठीक, अच्छा चलिए मान लीजिए आपके पास 4 बैंड का रजिस्टर है। रजिस्टर में 1 2 3 4 ऐसे 4 बैंड्स दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट विल बी फॉर डिजिट, अगेन द सेकंड वन विल आल्सो बी फॉर डिजिट, द थर्ड वन will be for multiplier and the last one will be for tolerance। ठीक है, तो इस हिसाब से रजिस्टर के भी कलर कोडिंग अगर आप करते हैं 3 बैंड 4 बैंड 5 बैंड तक भी जा सकता है। तो उस कंडीशन पर रजिस्टर की वैल्यू ऐसी रहती है। नॉर्मली 4 बैंड इज इनफ, 4 बैंड का रजिस्टर जो होता है वो इनफ रहता है ये बताने के लिए। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस जो है वो बेस होके आते हैं। अब समय आ गया है कि अब हमको कुछ अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उसके ऊपर बेस 3-4 क्वेश्चन 3-4 वैरायटी तो देखनी चाहिए। चलिए लेकर के चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे। तो बिना देरी किए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बनाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 62.5 वॉट कार्बन रजिस्टर इज कलर कोडेड विथ रेड ग्रीन ग्रीन एंड ब्राउन रेस्पेक्टिवली। रेड ग्रीन अगेन ग्रीन एंड देन ब्राउन रेस्पेक्टिवली। ठीक, द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू दिस रजिस्टर इज हाउ मच। मैक्सिमम, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको, बिना ऑप्शन के पहले सॉल्व करिएगा फिर लास्ट में ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, पहले सॉल्व करके आंसर तक पहुंचिए, देन यू सी द ऑप्शंस। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कलर कोड क्या है अपने पास, रेड ग्रीन ग्रीन ब्राउन। शॉर्ट में सॉल्व करिएगा। BBROY ऑफ ग्रेट भारत हैज वेरी गुड वॉचेस। ठीक है, 10 टोटल अपने पास कलर शुरुआत में, जिसका कि 0 से 9 तक मार्किंग करोगे आप। चलिए ठीक, तो रेड कहाँ पे आ रहा है, BBR थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, N-1 के प्रिंसिपल पे सभी का मार्किंग करिएगा हमेशा। जो भी कलर आएगा उसके लिए N-1 काउंटिंग करिए। तो रेड कहाँ पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। जब N-1 करेंगे तो आपको 2 दिखाई देगा उसका वैल्यू, लिख लीजिए 2। कलर में एक बार ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको रिलेट करते बने। तो पहला कलर है हमारे पास रेड, फिर दूसरा है ग्रीन, फिर दूसरा है ग्रीन और लास्ट में है ब्राउन। तो यहाँ से आप इतना तो समझ गए होंगे कि कौन सा कलर या कौन सा बैंड जो है वो किस चीज़ को दिखा रहा है। ये पहला वाला डिजिट को दिखा रहा है, सेकंड वाला भी डिजिट को दिखा रहा है, थर्ड वाला जो है ये क्या दिखा रहा है, दिस इज फॉर मल्टीप्लायर, ये बता रहा है मल्टीप्लायर को। ठीक है, और ये किसको बता रहा है, ब्राउन, दिस इज फॉर टॉलरेंस। तो ब्राउन के केस में मैंने आपको टॉलरेंस बताया हुआ है कितना, 1% का टॉलरेंस होता है। इन द केस ऑफ ब्राउन द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इज 1%। ठीक है, डन। ग्रीन के लिए आप बता सकते हैं दिस इज फॉर मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर इंटू 10⁻⁴ जहां पर भी ग्रीन आएगा उसके लिए लिखिएगा। और रेड और ग्रीन जो है इसको फिर से देखते हैं। तो रेड के लिए मैंने नंबर क्या बताया आपको, रेड आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, तो फॉर N-1 इट विल बी 2। ग्रीन कहां पे आ रहा है, BBROY ऑफ G ग्रेट। तो अब जब ग्रेट आपने बोल दिया छठे नंबर पे, तो N-1 करेंगे तो क्या बचेगा, 5। तो 25 आ गया यहां से। इस ग्रीन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम है 10⁻⁵, और ब्राउन है तो टॉलरेंस ±1% का। तो रजिस्टर की वैल्यू तो इतनी है आपके पास, कितनी है, 25 इंटू 10⁵ प्लस माइनस ऑफ 1% के टॉलरेंस के साथ। इतना तक तो ठीक है। ठीक है, 25 इंटू 10⁵ हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, पावर आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 62.5 वॉट्स। पावर का एक्सप्रेशन I²R। ठीक, तो हमको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू I²R होता है, और इसकी वैल्यू है 62.5। सो दिस इज इक्वल्स टू I का स्क्वायर इंटू 25 इंटू 10⁵, ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन में करंट पूछा है क्या, मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास्ड। ओके, तो करंट I इज इक्वल्स टू 62.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁵ और होल का रूट, इस पूरे को रूट में लिख दीजिए, इसी से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। कर दीजिए इसको डिवाइड, 10 का पावर 5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 का पावर -5 का हो जाएगा ये। और इसका 62 से एक पॉइंट और हटा दीजिए, 10 का पावर -6 का बन जाएगा ये। ठीक, तो ये आपके पास बचेगा डेटा 25 का। दिस डेटा विल बी अंडर रूट 25 इंटू 10 का पावर -6, 25 और इधर 25 के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो 25 से आउटपुट निकल के आएगा 5। एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, तो ये I की वैल्यू निकल के आएगी ऑलमोस्ट 5 इंटू 10 का पावर -3, 5 इंटू 10 का पावर -3 के आसपास, मतलब 5 मिली एम्पियर की करंट जो है वो निकल के आ रही है यहाँ से। ठीक है,
चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, मतलब इसका ऑप्शन देखते हैं अब। पहला ऑप्शन है 2 मिली एम्पियर, फिर दूसरा ऑप्शन है 20 मिली एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 5 मिली एम्पियर। आंसर इसका सही वाला कौन सा है? 5 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। चलिए बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या है। एसएससी का क्वेश्चन था 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास, जिसपे लिखा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.0008 per degree centigrade if the resistance of the wire is 20 ohms at 0 degree centigrade, then what is the resistance at 500 degree centigrade? 32 ohms, 28 ohms, 24 ohms या फिर 25 ohms। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.0008 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना गिवन है? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टी नॉट की वैल्यू है अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द वैल्यू ऑफ आर नॉट इज 20 ohms। अब बोलता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि अब टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। फॉर्मूला बेस्ड है, पढ़े हुए हैं पिछली क्लास में, इसका फॉर्मूला बना लेंगे क्या? आप लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें जरा डेटा पुट कर लेते हैं हम लोग। तो वी विल गेट आर नॉट मतलब कि 20 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस अल्फा यानी कि 0.008 टी माइनस टी नॉट यानी इंटू 500। ठीक है, 0.008 इंटू 500, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस और प्लस 1 हो गया, और यहां से आंसर आ गया 24 आ रहा है क्या इसका आंसर? नहीं, 24 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 28 आएगा। इसका आंसर आ जाना चाहिए 28। यस, इसका आंसर 28 आना चाहिए। आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, 24 से बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है 24 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। 25 तो होगा नहीं, तो फिर अगला तो 28 ही है। तो 28 ohms इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक, डायरेक्ट था ये वाला सवाल, बन जाता है ऐसा क्वेश्चन आप सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। यूपी आरबीएनएल जेई 2016 के पेपर का ये सवाल था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है इन अ रजिस्टर द फर्स्ट 3 बैंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैव कलर्स येलो, वायलेट एंड रेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इन ओम्स? रजिस्टर इन ओम्स आपको पूछा है कितनी वैल्यू का होगा। चलो इसको भी बिना ऑप्शन देखे बनाते हैं। फर्स्ट 3 bands from left to right have the color yellow, violet and red. And what is the value of resistance in ohms? तो पहला वाला किसको शो कर रहा है? डिजिट को शो कर रहा है। दूसरा वाला हो सकता है मल्टीप्लायर होगा, और तीसरा वाला जो है वो किसको शो कर रहा है? टॉलरेंस को शो कर रहा है। तो येलो अगर है तो BBROY कहाँ पे आ रहा है? 5वें नंबर पे आ रहा है, मतलब क्या लिखोगे आप उसको? 4। वायलेट के लिए क्या लिखोगे? BBROY ऑफ ग्रेट भारत हैज अ वेरी, वेरी कहाँ पे आया? V 8वें नंबर पे आया, मतलब आप क्या लिखोगे इसको? 7, 4 7। रेड के लिए क्या लिखोगे आप? अब रेड देखिए किसके लिए स्टैंड कर रहा है? रेड इज स्टैंडिंग फॉर, रेड जो है वो किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर? रेड टॉलरेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमको कितनी वैल्यू मिल गई? येलो, वायलेट दोनों की वैल्यू मिला के 47 मिल गई। अब देखिए और क्या कलर है। तो उसके बाद है हमारे पास रेड। रेड जो है वो टॉलरेंस को शो कर रहा है क्या? गलत बात, रेड इज नॉट शोइंग द टॉलरेंस। तो रेड की वैल्यू से आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा कितना? BBR। आर मतलब थर्ड पोजीशन पे है, तो यू विल हैव टू राइट इट 10⁻²। तो 47 इंटू 10⁻²। और अब इसके बाद नो कलर पर टॉलरेंस आप 20% का भले ऐड कर सकते हैं। नो कलर पर आप इसका टॉलरेंस 20% का ऐड कर सकते हैं। तो 47 10⁻², 4700 की वैल्यू और 20% के टॉलरेंस के हिसाब से देखते हैं कि कौन सी वैल्यू पे ये फिट होता है। चारों ऑप्शंस में से आप डी ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों ऑप्शंस में से डी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और अगर होगा तो। ये जो सवाल अभी आप बना रहे थे ये कहाँ का क्वेश्चन था? ये जो सवाल अभी आप बना रहे थे ये कहाँ का क्वेश्चन था भाई? दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ SSC JEE 2016। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अब। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि कॉपर वायर इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 mm square, 0.1 mm square.
द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट रूम टेम्परेचर इज 0.171 ओम्स। रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो है वो कितना होगा? क्या क्या डेटा दिया हुआ है इसको पहचानते हैं पहले। देखिए डेटा में आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा है कॉपर वायर का लेंथ दिया हुआ है, एल की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है 0.1, एरिया की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर मीटर, कन्वर्ट कर लीजिएगा यहीं पर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर द रूम टेम्परेचर इज, आर की वैल्यू इज गिवन 0.171 ओम्स। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, आपको रो पूछा है, मुझे लगता है डायरेक्ट फॉर्मूले से बन जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए लिखते हैं हम लोग। सो देयर फोर वी कैन से कि रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो रो शुड बी इक्वल टू 0.171 मल्टीप्लाइड विथ 0.1 इंटू 10⁻⁻6 होल अपॉन एल की वैल्यू विच इज 1 मीटर्स। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, आपका आंसर जो है रो का यहीं से आ जाएगा। चलो ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखना हो 171 है और इधर 0.1 है, तो 1.71 इंटू 10⁻⁻ में आना चाहिए आंसर। चलो देखते हैं, लेट्स सी। पहला ऑप्शन 1.71 10⁻⁻6, दूसरा ऑप्शन 1.71 10⁻⁻7, तीसरा ऑप्शन 1.71 10⁻⁻8 और लास्ट ऑप्शन 1.71 10⁻⁻9। तो चक्कर क्या है यहाँ पे, यहाँ पावर जो सही से निकालेगा वही राइट आंसर कर पाएगा। 1.71 लाना बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ बड़ी बात ये है कि पावर का सही बाइफर्केशन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 1.71 के फॉर्म में अगर लिखना होगा, 1.71 के फॉर्म में, तो एक जीरो यहाँ बढ़ गया और 0.1 से वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहा है तो एक और जीरो बढ़ा, मतलब 10 के पावर में दो डेटा और बढ़ा माइनस में, तो इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा ये राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन सी जो है, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होगा कि पूरा फॉर्मूला अवेलेबल रहेगा, पूरा डेटा जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे सॉल्व होगा, बट स्टिल देयर विल बी सम स्मॉल थिंग जो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। जैसे यहाँ पर ये 10 का पावर जो है वो कितना चेंज होगा, दैट वाज दैट थिंग। तो ये हमको बस आइडेंटिफाई करना है, इस चीज को सही से समझना आना चाहिए हमको, ठीक है। चलिए भाई, तो आज का सेशन जो है इसको अब यहाँ पर एंड कर दें। एसएससी जेईई 2018 के पेपर का एक क्वेश्चन था, तो ये सेशन आज का अब यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप कि बिल्कुल ये शॉर्ट सा ये टॉपिक था, भले थोड़ा सा टाइम लगा इसको कंप्लीट करते करते, बट इसमें टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में क्लैरिटी आ गई आपको, नॉइज एंड फिल्टर्स और सारी चीज़ों को लेकर के, और दूसरी चीज़ की कलर कोडिंग को लेकर के आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ गई। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसका क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस होगा। इसका क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट वीक जो होगा वो लाइव क्लासेस वीक रहेगा, और इसमें हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लाइव में, मतलब एक आध सेशन क्वेश्चन का भी रहेगा और फिर बाकी जो है वो अपना ऑन गोइंग जो सेशन जो चलता रहेगा उसका रहेगा, ठीक। तो लाइव क्लासेस का जो मज़ा है वो आपको फुल ऑन मिलेगा अगले हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे के ऑनवर्ड्स। तो मज़ा आएगा आपको खूब ज़्यादा। इवनिंग का भी जो आरंभ बैच है उसका भी जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो भी आप लोग के लिए लाइव लेकर के आऊँगा इस वीक, क्योंकि लाइव नहीं हुई है। नेक्स्ट वीक से मज़ा आएगा आपको लाइव क्लासेस लेने में। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।